दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए तत्काल इस पर रोक लगा दिया है और साथ ही साथ एसबीआई से ये मांग की है कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितने भी पैसे अलग अलग पार्टी को दिए गए हैं उसकी तमाम सूचनाएं कोर्ट को दी जाए ताकि उस पूरे कहा सकता है कि जितनी भी जानकारी है उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस बॉन्ड की शुरुआत जो है वो सन 2017 के आसपास हुई। सन 2017 में मनी बिल के साथ इसे पेश करने की बात की गई और इसके बारे में उस वक्त के वित्त मंत्री जनाब अरुण जेटली साहब थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इसके बारे में मौजूदा सरकार यानी कि मोदी सरकार को इसके बारे में बताया कि इसको आप जो है पेश कीजिए और इस बिल को पास किया गया और एक नया कानून इलेक्टोरल बॉन्ड के तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो शुरू किया गया, एक नई चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आई। इसके ज़रिए एक व्यक्ति किसी भी पार्टी को पैसा दे सकता है, चंदा दे सकता है और ये चंदा जो है जब आप देते हैं तब आपका नाम सार्वजनिक नहीं होता है, यानी कि ये बात मालूम नहीं चलती है कि कौन साहब ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड होने के बाद हुआ ये कि 2017 में इसके बारे में बात हुई, 2018 में मनी बिल के साथ इसे इंक्लूड कर लिया गया और फिर क्या था आपको मालूम होगा, चूंकि मनी बिल्स के साथ इंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि इसे राज्यसभा में जाने की ज़रूरत नहीं होती। मौजूदा सरकार जो है उनके पास लोकसभा में अच्छे खासे लोग थे, इन्होंने तत्काल जल्दी से जल्दी इसको जो है वो सही तरीके से लागू कर दिया। फिर क्या था, लगातार जो है अलग अलग पार्टी को इससे फंड मिलने लगा। अब आप सोचेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की ज़रूरत क्या थी और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत एसबीआई बैंक को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप एक बॉन्ड बनाइए और उस बॉन्ड को लोग खरीदेंगे और उस बॉन्ड को खरीद करके एक पार्टी को दे दिया जाएगा कि लो भैया ये आपके लिए चंदा है। इसके तहत जो राशि तय की गई वो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ रुपए तक का चंदा कोई भी व्यक्ति दे सकता था। इसके लिए उन्हें एसबीआई बैंक जाना होगा। एसबीआई बैंक में जाकर के एसबीआई के कुछ ब्रांचेस में इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधाएं दी गई, जहां पर जाकर के आप ये कह सकते हैं कि हमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। वहां पर आपको कीमत आप बताएंगे कि हमें 1,000 रुपये का या फिर 10,000 का या 1,00,000 का या 1 करोड़ का जितना भी है हमें इसका खरीदना है और आप वहां से बॉन्ड खरीदेंगे और वो बॉन्ड ले जाकर के आप एक पार्टी को दे देंगे। उस पार्टी को देने के बाद यकीनन आप जैसे ही उसे देंगे वो 15 दिनों के अंदर में वहां से पैसा जो है अपने पार्टी फंड के लिए ले लेगा। अब इसके बाद हुआ ये कि यहाँ तक तो बातें बहुत अच्छी अच्छी समझ आ रही है, लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उस वक्त की जो मौजूदा विपक्ष की पार्टी थी, जो अभी भी है, यानी कि जो आईएनसी वगैरह, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह और अलग अलग जो पार्टीज थी, उन लोगों ने इसका विरोध किया। और उन्हीं लोगों ने नहीं बल्कि कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकीलों ने, एनजीओज ने इसका विरोध किया और उन्होंने बताया कि इससे भारत के लोगों का जो हक है, राइट टू नो, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत जो हम ये जानकारी लेते हैं कि किसने किसको कितना पैसा दिया है, इसके बारे में जानकारी लेना मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ सरकार ने ये बात कही कि हम इस कानून को इसलिए ला रहे हैं ताकि इसमें और ट्रांसपेरेंसी आए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए एक बड़ी वजह जो बताई गई थी वो ये थी कि इससे पहले पूर्व में जब पार्टी को चंदा दिया जाता था तो वो कैश में चंदा होता था। कैश में यानी कि जो आप पैसा हाथों में रखते हैं वो सीधे का सीधा चंदा में दे दिया, तो उसमें बहुत सारी ब्लैक मनी होने की भी आशंकाएं होती थी। तो आप सोच रहे होंगे फिर तो ये सही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें तो थी। अब उसे क्या किया गया कि एक नया कानून बनाया गया, उसके तहत ये बातें सामने आई कि आप मैक्सिमम 2,000 रुपया किसी भी पार्टी को कैश में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कैश में नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर चेक वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि चेक वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए और फिर अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा तो फिर वो ब्लैक मनी तो होगा नहीं। ठीक है, अभी आप यहाँ तक सोच रहे हैं, अच्छा है। उसके बाद होता यह है कि ठीक है, ये कानून बनता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के और इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत होती है 2017-18 के आसपास और 2024 के आसपास तक लगभग जो पैसे लगभग 9,500 करोड़ रुपया जो चंदा होता है, उस चंदे में लगभग 5,500 रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी को होती है। भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा खासा चंदा मिलने से वैसे भी लोग सवाल खड़ा करते हैं और विपक्ष की पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि मोदी जी जो हैं
खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो उद्योगपति हैं और उनके द्वारा इन्हें चंदा दिया जाता है। लेकिन ये चंदा कितना दिया जाता है, इसके बारे में किसी भी आम इंसान को यह हक नहीं कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो जानकारी एकत्रित कर सके, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया ही इस तहत के साथ था कि भैया उसमें जो है आप जानकारी नहीं ले सकते, वहां पर आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ रही है, और वो भी बात समझ में आ रही है कि वहां जो ब्लैक मनी था उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि आप कैश में पैसा नहीं देंगे तो लोगों का ब्लैक मनी नहीं जाएगा। अब आपको मैं एक टर्म बताने जा रहा हूं, एक होता है शेल कंपनी। अगर आपने कभी शेल कंपनी का नाम सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो मैं बहुत कुछ सेकंड में आपको शेल कंपनी के बारे में बता देता हूं। शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होती है, उसे आप जमीन पर नहीं देखते हैं, यानी कि कागजी कामों में। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि कुछ स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल, जहां से लोग पैसा उठा रहे हैं लेकिन धरातल पर वो स्कूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑफिसेज हैं जहां पे जाकर के देखने को मिलता है कि ऑफिस नहीं है लेकिन कागज पे ऑफिस है, उस ऑफिस है। उसी तरह शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो बहुत बड़ी सी कंपनी होती है, कागज उसका बहुत टाइट होता है, लगता है ये बहुत बड़ी कंपनी है, और बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने की कोशिशें होती है और तमाम चीजें, और वहां से क्या होता है, पैसे उठाए जाते हैं और दिखाने की कोशिश होती है कि हमारी कंपनी है, हमारा इतना खर्चा है, हमारे इतने खर्चात हैं। और वो कंपनी होती बिल्कुल फर्जी है, सिर्फ और सिर्फ कागज का खेल होता है, और उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी कि काला धन का काम होता है। और ऐसी कंपनी के तहत, ऐसी कंपनी को दिखाने के बाद ऐसी कंपनी जो है वो क्या करती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। अपना धंधा तो करती है, साथ ही साथ सरकार में बैठे हुए लोगों को या फिर किसी भी दल को वो लोग चंदा दे करके, और ये चंदा कोई 1000, 2000, लाख, 10 लाख नहीं होता है, 1 आध 2 करोड़ नहीं होता है, बल्कि ये अरबों में होता है, और इस तरह से मदद की जाती है। तो शेल कंपनी के तौर पर बहुत बड़ा ब्लैक मनी जो है कहा सकता है वो ट्रांसफर होता है, एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो एक शेल कंपनी के तहत इस तरह के मामला सामने आते हैं। तो यकीनन ये बात समझ में आ रही है कि भैया बात तो फिर बराबर हो गई कि आप कहते थे कैश में देंगे और इधर आप कह रहे हैं कि इस तरह से देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण था। अब इसमें क्या हुआ, अचानक से देखिए क्या कुछ मामला हुआ। पहले ही से ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के विपक्षी दल के नेता सहित कई सारे एनजीओ थे, लेकिन अब ये फैसला सामने आया है, और ये फैसला ये सामने आया है कि इस पर जो है तत्काल रोक लगा दी जाए। अब आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, खास करके उसमें चीफ जस्टिस साहब थे DY चंद्रचूड़ साहब, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, जस्टिस JV पारडीवाला जी हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्टिस BR गवाई हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा है। इन 5 जजेस ने मिलकर के ये फैसला सुनाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पूरी तरीके से इनवैलिड है, यानी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि ये असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1) का पूरी तरीके से उल्लंघन करता है, यानी कि संविधान को कुचलने की कोशिश करता है, लोगों के राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है, और उसे ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले अगर बात करें 2017 से लेकर के 2023 तक की बात कर लें, तो अभी तक जो पैसे अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल को चंदा में दिए गए, वो लगभग जो डेटा है वो अप्रॉक्स आप समझ लीजिए कि लगभग 98 या 9500 करोड़ के आसपास। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद ही मैं आपको सारी बात बता दूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से, तो हमने आपको बताया कि अलग अलग पार्टी के लिए इसमें रूल यही होता था कि एक आपको बॉन्ड होता है। तरीका क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए कि मान लेते हैं कि आपको मोदी जी को चंदा देना है, या फिर आपको राहुल गांधी को चंदा लेना है, या अलग अलग नेता को चंदा देना है, आपको 10,000 रुपया चंदा देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत होता है कि आप बैंक में जाएंगे SBI में, और उसको कहेंगे कि भैया हमें जो है वो पैसे देने हैं, हमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है। वो आपसे पूछेगा कितना का चाहिए, तो आप बताइएगा 10,000 या 1,000, या फिर आप 10,000 बताएंगे, या फिर आप 1 लाख रुपया बताएंगे, या फिर आप 10 लाख रुपया बताएंगे, या 1 करोड़ रुपया बताएंगे। ये पैसा लिमिटेड है, आपको उनको बताना है। वो आपको एक बॉन्ड दे देगा, आप उनको पैसा देंगे, ये बॉन्ड दे देंगे। वो इस तरह के पेपर होगा आपके पास, जिसका सैंपल है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का आपको एक पेपर दे दिया जाएगा कि ये लीजिए ये बॉन्ड, अब आपको ये लेकर के जाना है और मोदी जी से मिलना है, या फिर राहुल जी से मिलना है, या इनके नेताओं से मिलना है, और उनको कहना है लीजिए भैया हमने आपके लिए ये जो है वो चंदा दिया है। अब वो ले जाएंगे, और वो विदिन 15 दिन में, 15 ही दिन तक का टाइम होता है, 15 दिन के अंदर में वो बैंक से जा करके ये लोग जो है अपना पैसा अपने पार्टी फंड में ले लेंगे। तो इस तरह से ये पैसा जो है, चंदा जो है वो होता है, और इस चंदे की जानकारी सिर्फ और सिर्फ किसे होती है,
पार्टी को होती है कि हमें किसने दिया। ये जानकारी जो है ये पार्टी को भी, असल में तो ये पार्टी को भी नहीं होती है, होती किसको है, बैंक को है। लेकिन बैंक कौन है भैया, बैंक है एसबीआई। और एसबीआई किसकी बैंक है भैया, गवर्नमेंट की बैंक। तो गवर्नमेंट से तो जानकारी पार्टी एकत्रित कर ही सकती है, तो पार्टी इसका मिसयूज भी कर सकती है कि किसने दिया है। अगर मान लेते हैं कि कोई शख्स 10 लाख रुपया दे रहा है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होगी ना कि भैया वो बहुत ज्यादा दे रहा है। 10 लाख रुपया अगर कोई दे रहा है तो सोचिए उसकी अर्निंग कितनी है। तो वो पार्टी क्या कर सकती है, इसके ऊपर कुछ इलीगल एक्शंस या तरह तरह की चीजें करवा सकती है ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐड सके। और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिलती है। अब आप सोच लीजिए कि मान लेते हैं मोदी जी हैं, अब मान लेते हैं अडानी है। अडानी जो है वो इलीगल पे इलीगल काम कर रहा है, लेकिन वो मोदी जी को, पार्टी को जम करके पैसा देगा तो मोदी जी तो उस पर रहमदिली दिखाएंगे ना। या फिर राहुल गांधी के साथ ही ऐसा हो, लेकिन राहुल गांधी को तो बेचारे को उतना पैसा मिला नहीं है जितना मोदी जी को मिला है। उस हिसाब से लगभग 5500 करोड़ मिला है मोदी जी को, और इनको मिला है लगभग 900 समथिंग करोड़। तो खैर ये चीज़ें हैं, आगे हम पूरा एग्जैक्ट डेटा आपको दिखाते हैं। तो ये अभी देखिए, ये रिपोर्ट जो सामने आया है इसके तहत लगभग 91 करोड़ रुपया जो है अभी तक एक ग्रैंड टोटल बताया जा रहा है। और भी मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो ये है यहाँ पर 5217 करोड़ जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देन 952 करोड़ जो है वो कांग्रेस को मिला है। अब आप सोच लीजिए कितना है, अगर आप गुना करेंगे तो मुझे लगता है कि 6 गुना जो है, लगभग 6 गुना पैसा जो है वो बीजेपी को मिला है। 767 करोड़ जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला है। मतलब ये हो गया आपको क्या नाम है उनका, ममता दीदी का हो गया। 63 करोड़ जो है वो एनसीपी को, 383 करोड़ टीआरएस को, 112 करोड़ टीडीपी को और 330 करोड़ रुपया वाईएसआरसीपी को मिला है। तो इसको लेकर के आज ये जानकारी भी सामने आई है। तो आप खुद समझ लीजिए कि एक सत्ताधारी पार्टी को जो है किस तरह से मदद मिलती है। यकीनन सत्ताधारियों को ज़्यादा ही मिलता होगा, जब कांग्रेस का था वक्त तो कांग्रेस को ज़्यादा चंदा मिलता था, लेकिन इस बात की जानकारी तो मिलनी चाहिए ना कि 517 करोड़ अगर बीजेपी को मिला है तो भैया दिया किसने है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अडानी अंबानी इन्हीं लोगों ने इसमें से 3000 करोड़ दिया है, अब बाकी में से और कुछ चल रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो सही से सीधी सी बात है, अगर आप पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जा रहा है तो आप उनके दबाव में आ जाएंगे, और दबाव में आकर के आप ऐसे वैसे फैसले सुनाएंगे जिससे सिर्फ उस इंसान का फायदा होगा, होल कम्युनिटी का फायदा नहीं होगा, पूरे मुल्क का फायदा नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात थी और इसी वजह से इसे असंवैधानिक करार किया गया है। और ये आप जानते हैं अरुण जेटली जी हैं, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अब इनके किए गए कारनामे जो हैं वो सामने आ गए हैं। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में, अब ये तो चले गए हैं अरुण जेटली जी, लेकिन अब उनके इस दिए गए सलाह पर जो है बड़े सवाल होने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर अभी आपको बता दें, ये देख सकते हैं मैं बहुत पुराना ट्वीट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इस इंसान ने, राहुल गांधी ने जो है ये बात कब कही थी मैं आपको दिखा दूं। ये नवंबर में 2019 में राहुल गांधी ने ये बात कही थी, और आखिरकार 4 साल के बाद जो है राहुल गांधी के समर्थन में ही बात सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वैसे राहुल गांधी ट्वीट्स के माध्यम से अक्सर जो बातें कहते रहे हैं वो सही रहा है, चाहे वो जीएसटी को लेकर के बातें कही गई हो, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के बात की गई हो, चाहे आप बात करें और भी कई सारे मामलात रहे देश में, उन तमाम मुद्दों पर जब जब इन्होंने बातें की तो वो आने वाले वक्त में ये बातें सामने आई कि बंदे ने बात सही कही थी, क्योंकि वो इस फील्ड में है और जानते हैं, समझते हैं। तो इस वजह से उन्होंने चेतावनी दी और वो सब कुछ होता गया इस देश में, और इस तरह के कई सारे मामला सामने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले के बाद होना क्या है। और आपको ये देख सकते हैं, या जो कांग्रेस है वो इस तरह से मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम करके अब सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा उन्हीं के पास आ रहा था। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है ये बहुत सही है, और ऐसा फैसला शायद वक्त से पहले सुना देना चाहिए था, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के फैसले से हो सकता है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक, गालिबन 31 मार्च तक ही डेट दिया है कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो ये रिपोर्ट दे किसे, कोर्ट को, मतलब कोर्ट की जो भी जज की जो टीम है उन्हें, कि आपने कौन सी पार्टी से आपने कितना जो है बीजेपी को मान लेते हैं, अगर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है तो
कैसे मिला है, किसने दिया है, ये सारी जानकारी इनको दीजिए ताकि ये जो है वो बाद में एक वेबसाइट पर इस पूरे मामले को सबमिट कर सके, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि कौन किसने किसे कितना पैसा दिया है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।